हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में। तो दोस्तों, जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि आबकारी और जो परिवहन आरक्षी अभी भर्ती आई है उसके लिए क्लासेस शुरू होंगी 18 तारीख से। ठीक है, तो आज आज आपकी पहली क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम देखेंगे उत्तराखंड की सामान्य जानकारी। जो नए बच्चे हैं, अभी जो पहली बार उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पिछले 1-2 महीने से 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए जानना जरूरी है थोड़ा उत्तराखंड के बारे में, बेसिक सी चीजें। ठीक है, तो बेसिक से हम शुरू करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड में हम सारी चीजें कवर करने का इसमें प्रयास करने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही उत्तराखंड के अलावा पॉलिटी, हिस्ट्री और जो भी क्लासेस संभव हो सकेंगी मैं आपको सारा मैटर इसमें कराऊंगा। तो लगभग प्रयास रहेगा कि लगभग 100 क्लासें आपको एग्जाम से पहले मैं उपलब्ध करा पाऊँ, क्योंकि अभी आगे मेरी छुट्टियां हैं, तो उस दौरान आपको ज्यादा से ज्यादा क्लासेस उपलब्ध कराने का मैं प्रयास करूंगा। तो कुछ क्लासें मैं देखो टाइप करके दे दूंगा। यदि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते, देखो मेरी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें उत्तराखंड का इतिहास और साथ ही उत्तराखंड जिला दर्शन, उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व, ठीक है, और जो लेखक, कवि इत्यादि हैं, तो वो सारी चीजें मैंने वहां पर बता रखी हैं। हालांकि उन चीजों को हम यहाँ पर रिपीट भी करेंगे, पर उतना डीपली नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम हमारे सामने है लगभग 40 दिन बाद, तो हम उसी हिसाब से पढ़ाई करेंगे कि 40 दिन में हमारा ज्यादा से ज्यादा चीजें कंप्लीट हो सके। बाकी डीपली आप लोग यदि देखना चाहते तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, साथ ही क्लास के लास्ट में आप लोगों को मैं होमवर्क भी दे दूंगा कि आपको क्या करना है। आज का टॉपिक तैयार तैयार जरूर करिएगा, ईमानदारी से मेहनत करिएगा। ठीक है, ये मेहनत आप लोगों के लिए है। आपकी जो भी मेहनत करेंगे, जितना भी पढ़ाई करेंगे, वो सब आपका अपने लिए होगा। ठीक है, तो स्वयं के लिए मेहनत करिए, अपने लिए मेहनत करिए। यदि आप स्वयं को कुछ करता हुआ देखना चाहते हैं, ठीक है, स्वयं से प्यार करते हैं और स्वयं के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मेहनत करिए। यही अवसर है, अवसर बार बार नहीं मिलेगा। जैसा कि मैं अन्य क्लासों में आपको समझाता आया हूँ, अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ज्यादा बहस ना करते हुए सीधा क्लास पर आते हैं, शुरू करते हैं। उत्तराखंड में उत्तराखंड एक इस तरह से हल्का सा मैप, बाकी मैप आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग एक मैप जरूर ले लीजिएगा। उससे होता है कि आपको, यदि आप मैप देखेंगे, उससे आपको नदियां, छोटी छोटी चीजें, मतलब और जो छोटे छोटे शहर हैं, कहीं पर कोई स्थान है, कहीं पर कोई स्थान है, ठीक है, ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं, कौन सी जगह कहाँ पर है। उससे आपको काफी फायदा होता है। जैसे चमोली जिला है, तो उससे कितनी जिले की सीमाएं लग रही हैं, पौड़ी से कितने की लग रही हैं, ये बेसिक से सवाल है। आप इंटर लेवल के एग्जाम में बैठ रहे हैं, अगर यहाँ से प्रश्न आ गया, 1 नंबर फ्री का है। ठीक है, तो जो नए, जो पुराने देखो, उनके लिए चीजें ऐसा होगा कि बिल्कुल हाँ, ये तो सब पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो नए बच्चे हैं, हमें उन्हें भी देखना है, तो नए बच्चों के हिसाब से ही हम क्लास को आगे ले चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग मैप जरूर खरीद लीजिएगा, और बाकी जो मैंने बुक्स बताई थी उसको आप लोग जरूर खरीदेगा, क्योंकि टॉपिक मैं वहीं से दूंगा। परीक्षा वाणी से आपको क्या रिवीजन करना है पर डे। ठीक है, अन्य चीजों में क्या क्या चीजें देखनी है, वो सारी चीजें हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, देखो उत्तराखंड की। उत्तराखंड, ठीक है, ये हमारा उत्तराखंड है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, आप सभी जानते हैं, 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और देश का कौन सा राज्य बना था, ये 27वां राज्य। ठीक है, कौन सा राज्य बना था, 27वां राज्य बना था। यदि पूछेगा कि अलग किससे हुआ था, तो किससे अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का पर्वतीय हिस्सा है, इसको काटकर उत्तराखंड राज्य के रूप में, एक उत्तरांचल राज्य के रूप में, ठीक है, उत्तरांचल उस समय हमारा राज्य का नाम था, तो उत्तरांचल राज्य के रूप में एक नए राज्य का गठन किया गया। तो उत्तरांचल जो राज्य था, उत्तर प्रदेश का पर्वतीय जो जिले थे उनको मिलाकर, ठीक है, देश का 27वां राज्य। ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है, राज्य का देखो पुनर्गठन कैसे होता है, गठन कैसे होता है, ये पॉलिटी का विषय है, तो यहाँ पर इसके बारे में चर्चा हम बिल्कुल नहीं करेंगे, पॉलिटी में समझाएंगे। ठीक है, जब पॉलिटी का भाग 1 हम चर्चा करेंगे, वहां पर इसको हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो यहाँ पर आप लोग केवल इतना ध्यान रखो, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है, लोकसभा में कब रखा गया था, ये लोकसभा में जो पारित हुआ था, देखो 1 अगस्त को। ठीक है, 1 अगस्त लोकसभा में, और उसके पश्चात 10 अगस्त राज्यसभा में। ठीक है, और 28 अगस्त किसने साइन किए थे इसमें, राष्ट्रपति ने साइन किए थे इसमें। ठीक है, राष्ट्रपति ने इसमें साइन किए थे। तो कोई भी जो विधेयक होता है, अधिनियम तब तक नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करते थे, और राज्य के परिप्रेक्ष्य में तब तक अधिनियम नहीं बनता जब तक राज्यपाल साइन नहीं करते थे। ठीक है, जैसे ही राष्ट्रपति ने इसको साइन किया,
तो ये विधेयक क्या बन गया, अधिनियम बन गया और उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में हो गया। ठीक है, तो 28 अगस्त को राष्ट्रपति जी ने साइन किया और उसके पश्चात 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य अस्तित्व में आया, जो कि देश का 27वां राज्य बना था। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो इस दौरान राष्ट्रपति कौन थे, के आर नारायणन। ठीक है, इस दौरान राष्ट्रपति कौन थे, के आर नारायणन। तो कई बार प्रश्न ये बना है कि जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था उस समय राष्ट्रपति कौन थे, के आर नारायणन, यानी कि इन्होंने इसमें हस्ताक्षर किए थे। केंद्र में गवर्नमेंट किसकी थी, ये थी एनडीए। ठीक है, एनडीए, और जिसके प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ये प्रधानमंत्री थे। ये भी आपने ध्यान रखना। देखो एनडीए गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, के आर नारायणन राष्ट्रपति थे, इन्होंने ही इसमें साइन किया था। ठीक है, और राज्यों के गठन का पुनर्गठन का अधिकार संसद को है, तो इसलिए संसद में पारित करवाया, लोकसभा में और फिर राज्यसभा में। ठीक है, 1 अगस्त को लोकसभा में, 10 अगस्त को राज्यसभा में। यहां तक आपका क्लियर हो गया। पुराना नाम क्या था, देखो इसका उत्तरांचल। पुराना नाम क्या था इसका, उत्तरांचल। ठीक है, उत्तरांचल। उत्तरांचल से इसको उत्तराखंड कब किया गया, 1 जनवरी 2007। ठीक है, उत्तरांचल से उत्तराखंड के रूप में अस्तित्व में आया 1 जनवरी 2007 को। इसके लिए जो राज्य नाम संशोधन अधिनियम था, ठीक है, उत्तरांचल नाम संशोधन अधिनियम, नाम परिवर्तन अधिनियम, देखो 2006 का है। ठीक है, 2006 का उत्तरांचल। आप लोग लिखते भी रहिए, क्योंकि सारी चीजें मैं लिखूंगा तो बोर्ड में बहुत सारा समय नष्ट होने वाला है, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग उसको पूरा लिखते रहिए। ठीक है, उत्तरांचल नाम संशोधन अधिनियम कब का है, 2006 का। यदि डेट आपसे पूछेगा कब पारित हुआ, ये हुआ था 21 दिसंबर 2006 को। ठीक है, उत्तरांचल नाम संशोधन अधिनियम 21 दिसंबर 2006 को पारित हुआ था। ये डेट भी एक बार पूछी गई है, कब से लागू हुआ है पूछा गया। ठीक है, इस तिथि के पश्चात यानी कि 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल के बदले क्या हो गया, ये उत्तराखंड है। ठीक है, क्या हो गया, उत्तराखंड ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये गठन से रिलेटेड और ये नाम परिवर्तन। यदि नाम परिवर्तन में आप देखते हैं इस दौरान हमारे मुख्यमंत्री कौन थे, प्रश्न बन सकता है, तो मुख्यमंत्री कौन थे, एनडी तिवारी। ठीक है, एनडी तिवारी ये इस समय हमारे मुख्यमंत्री थे राज्य के, जो कि पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। ठीक है, जब राज्य अस्तित्व में आया उसमें हमारे मुख्यमंत्री कौन बने, नित्यानंद स्वामी। पहले सीएम कौन बने, नित्यानंद स्वामी। ठीक है, नित्यानंद स्वामी। और पहले राज्यपाल कौन बने, सुरजीत सिंह बरनाला। सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, ये पहले राज्यपाल बने थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। बाकी देखो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, एनडी तिवारी जो थे पहले निर्वाचित। निर्वाचित मतलब जिन्हें जनता ने चुना था, क्योंकि उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो वहां पर जो विधानसभा सीटें थी, उन विधानसभा सीटों पर जो उस समय सदस्य काबिज थे विधानसभा और विधान परिषद में, उन्हें मिलाकर राज्य की विधानसभा गठित की गई थी। ठीक है, अंतरिम विधानसभा। तो चूंकि नया राज्य बना था उसके पश्चात यहाँ का परिसीमन हुआ। परिसीमन मतलब जो सीटें निर्धारित होती हैं जनसंख्या के हिसाब से, यहाँ पर कितनी राज्यसभा सीटें होनी चाहिए, सॉरी जो विधानसभा सीटें कितना होनी चाहिए, लोकसभा सीटें कितनी होनी चाहिए। ठीक है, उस परिसीमन के पश्चात तब यहाँ पर विधानसभा के चुनाव कराए गए थे 2002 में। ठीक है, तो ये आपने क्लियर रखना है। पहले निर्वाचित थे एनडी तिवारी और पहले मुख्यमंत्री वैसे कौन थे, नित्यानंद स्वामी, जो कि अंतरिम मुख्यमंत्री यहाँ के रहे थे। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री। तो बाकी जो भी पहले चीजें हैं, जैसे पहले हाईकोर्ट के पहले रजिस्ट्रार कौन थे, हाईकोर्ट के पहले चीफ कौन थे, पहले मुख्य सचिव कौन थे, पहले पुलिस अधीक्षक जो पुलिस महानिदेशक ये कौन थे, ये सब चीजें आपका काम है, ये आपने ढूंढना है। ठीक है, परीक्षा वाणी में सब कुछ लिखा हुआ है, ये सब चीजें आपने कंप्लीट और आज ही करना है। ये आपका होमवर्क पहला पार्ट हो गया, और होमवर्क ऐसे ही मिलता जाएगा, जो चीज मैं पढ़ाता जाऊंगा वहां पर जो आएगा आपको होमवर्क में वो करना है। ठीक है, इसमें देखो आपको क्या क्या करना है, मुख्यमंत्री, सभी मुख्यमंत्री पढ़ने, उनका कार्यकाल देखना है। कार्यकाल आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसके बीच के टाइम पीरियड को देख सकते हैं। यदि आपको पूछा जाए कि महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण कब हुआ, या फिर महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण 2008 में दिया गया, तब मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपके दिमाग में बैठा रहना चाहिए हाँ तब मुख्यमंत्री ये थे। ठीक है,
तो इस तरह से आपने मुख्यमंत्री देखने हैं, इसी तरह से आपने राज्यपाल देखने हैं। ठीक है, राज्यपाल, ये दो चीजें आपने बाकी पहला पहला देखिएगा। ठीक है, जैसे पहले हाई कोर्ट के चीफ, वर्तमान में मैं आपको करंट अफेयर्स में लिखाता रहता हूँ। ठीक है, पहले मुख्य सचिव कौन थे, पहले जो पुलिस महानिदेशक हैं वो कौन थे, बाकी अन्य चीजें, पहले महाधिवक्ता कौन थे, या फिर राज्य महिला आयोग की पहले अध्यक्ष कौन थी, इनका गठन कब हुआ, ये चीजें अब तुमने स्वयं से देखनी है। ठीक है, इन चीजों को अगर मैं लिखाऊंगा तो फिर बहुत सारा समय हमारा नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपने सारी आज ही कंप्लीट करनी है, आपका पहला होमवर्क हो गया। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो इसमें कुल कितने मंडल हैं, यदि मंडल की चर्चा करें तो 2 मंडल हैं, आप सभी जानते हैं। ठीक है, एक है कुमाऊं और दूसरा है गढ़वाल। ठीक है, गढ़वाल, एक मंडल है कुमाऊं मंडल और दूसरा मंडल कौन सा है, गढ़वाल मंडल। यदि कुमाऊं मंडल की स्थापना चर्चा करें 1854 में स्थापित हुआ था, गढ़वाल मंडल कब हुआ था, 1969 में। तो ये प्रश्न दोनों बने हुए हैं पहले। ठीक है, कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई, 1854 में, और गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई, 1969, 1969 में। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो गया। तो बड़ा मंडल कौन सा है, गढ़वाल। कुल कितने जिले हैं यहाँ पर, 7। कुमाऊं में कितने हैं, 6 जिले। ठीक है, ये कुमाऊं का पार्ट है, पूर्वी एरिया कुमाऊं, पश्चिमी एरिया गढ़वाल। किसी भी तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो ये उत्तर हो गया, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यहां तक आपका क्लियर हो गया ना। अब इसको मैं मिटा देता हूं, बाकी आगे देखते हैं इसके अलावा अन्य जो फैक्ट हैं। देखो यदि चर्चा करें राज्य का सबसे बड़ा जिला, ठीक है, सबसे बड़ा जिला, तो ये कौन सा हो जाएगा, चमोली। कई सारी किताबों में उत्तरकाशी दिया है जो कि सही नहीं है। ठीक है, चमोली, आयोग ने भी चमोली को ही माना और चमोली ही बड़ा जिला है। ठीक है, और साथ ही जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है 2021 की, उसमें चमोली को ही सबसे बड़ा जिला यहाँ पर बताया गया। ठीक है, उसमें कितना इसका बताया क्षेत्रफल, 8030। ठीक है, 8030 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा, यह है चंपावत। ठीक है, कितना है, 1766 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1766 वर्ग किलोमीटर चंपावत हो गया। तो सबसे छोटा कौन सा है, चंपावत। सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, चमोली। कुल कितने जिले हैं, 13, जिसमें से कुमाऊं में कितने हैं, 6, गढ़वाल में कितने हैं, 7। ठीक है, 13 के 13 जिलों के नाम आपको पता होने चाहिए, वो आपका स्वयं का काम है। ठीक है, जिले मैंने लिखा होंगे कोई सा भी। यदि चर्चा करें लोकसभा क्षेत्र, ठीक है, संसद में जो प्रतिनिधित्व है कितना है, लोकसभा में कितने, देखो 5 सीटें हैं, हरिद्वार। ठीक है, दूसरा देखो टिहरी, तीसरा देखो पौड़ी। ठीक है, चौथा है नैनीताल, नैनीताल, और 5वां कौन सा है, अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा। इनमें कुल यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, हरिद्वार से सांसद कौन है, लिखते रहो आप लोग। ठीक है, हरिद्वार से सांसद कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक, ध्यान रखिएगा। हरिद्वार से कौन है, रमेश पोखरियाल। टिहरी से कौन है, माला राजलक्ष्मी शाह। पौड़ी से कौन है, तीरथ सिंह रावत। नैनीताल से कौन है, अजय भट्ट। ठीक है, अजय भट्ट है। और अल्मोड़ा से कौन है, अल्मोड़ा से आपके अजय टमटा। ठीक है, नैनीताल से अजय भट्ट और अल्मोड़ा से कौन है, अजय टमटा। भगत सिंह कोश्यारी पहले थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा लोकसभा में कुल 5 सीटें, ये आपने नोट करते रहना है, हाथों हाथ नोट करते रहिए। राज्यसभा में 3 सीटें। ठीक है, राज्यसभा में कितने हैं, 3। तो यहाँ पर कौन कौन है 3, देखो अब स्थान के आधार पर तो होती नहीं राज्यसभा में। ठीक है, 3 है, देखो एक तो इसमें है, ठीक है, एक तो देखो इसमें है नरेश बंसल। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, नरेश बंसल। ठीक है, नरेश बंसल है। और दूसरे हैं इसमें देखो कल्पना सैनी, डॉक्टर कल्पना सैनी। और एक है इसमें कौन, अनिल बलूनी। ठीक है, अनिल बलूनी। ये 3 यहाँ पर अभी राज्यसभा में है। इसके अलावा यदि आप देखते हैं विधानसभा, एक और चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, जो अल्मोड़ा लोकसभा सीट है एससी के लिए रिजर्व है। ठीक है, आर्टिकल 330 के तहत, ये हम पॉलिटी में देखेंगे। ठीक है, विधानसभा की कुल सीटें कितनी है, यहाँ पर 70 सीटें। ठीक है, 70 सीटें। इस 70 में जो एससी के लिए रिजर्व है कितनी, 13, और एसटी के लिए कितनी है, 2। ठीक है, एसटी के लिए कितनी है, 2। ये 2 सीटें कहाँ की हैं, एक है देखो चक्राता की और दूसरी है नानक मत्ता।
ठीक है। चक्राता और नानकमत्ता 2 सीटें रिजर्व हैं। और यदि चर्चा करें एससी की 13 सीटें हैं, तो रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग और चंपावत को छोड़कर यहाँ कोई सीट रिजर्व नहीं है। ठीक है, रुद्रप्रयाग और चंपावत में एससी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। इन 2 जिलों को छोड़कर सब में एक एक है और हरिद्वार में 3 सीटें रिजर्व है। ठीक है, हरिद्वार में कितनी रिजर्व है? 3 सीटें। सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ है? देखो सर्वाधिक कहां पर है? ये है हरिद्वार में 11 सीटें। ठीक है, 11 सीटें यहाँ पर। देखो इसको अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हो, कौन सी लोकसभा में कहाँ की विधानसभा सीट है, क्या है, ये सारी चीजें मेरे द्वारा परीक्षा वाणी सीरीज में पढ़ाई गई है पहले। तो उसकी लगभग 20 क्लासें मैंने दे रखी है और उसमें आपका 70% तक परीक्षा वाणी मैंने कवर करा है। ठीक है, ज्योग्राफी से लेकर हिस्ट्री नहीं है उसमें। ठीक है, हिस्ट्री उतना डीपली नहीं है पर उतना ज्यादा डीप नहीं है, लेकिन जितना मैटर आता है लगभग उसमें मैंने करा रखा है। तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा, आपको पूरा परीक्षा वाणी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये विधानसभा की स्थिति है 70 सीटें, लोकसभा की स्थिति है 5 सीटें। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे इसमें और बाकी। देखो जो 5वीं विधानसभा है, ठीक है, 2022 में जो विधानसभा गठित हुई है उसके अध्यक्ष कौन है? अभी रितु खंडूड़ी है, जो कि कोटद्वार विधानसभा से। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, कोटद्वार विधानसभा से रितु खंडूड़ी अभी विधानसभा अध्यक्ष है और उत्तराखंड राज्य की पहली महिला विधानसभा स्पीकर है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखते हैं, देखो उत्तराखंड के हल्का सा इसका क्षेत्रफल देखते हैं। उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 53,483 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जिसमें पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 358 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की कितनी है? ठीक है, यहां से इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर, ये देखो 320 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर दक्षिण 320, पूर्व से पश्चिम 358। ठीक है, यहाँ पर जो पूर्वी देश है कौन है? नेपाल। यहाँ पर चीन, ठीक है, तिब्बत हो गया, मतलब तिब्बत जो कि चीन के नियंत्रण में है अभी। यहाँ पूरा यूपी आ जाएगा नीचे। ठीक है, मैप में देखते हैं इसको बहुत डीपली, अभी मैप में देखेंगे इसको पूरा डीपली। ठीक है, उससे पहले देखो राज्य के प्रतीकों के संबंध में चर्चा कर लेते हैं, उसके पश्चात हम मैप में इसकी पूरी गहनता से चर्चा करेंगे। और पहला टॉपिक हमारा ज्योग्राफी ही होने वाला है उत्तराखंड का, इसका जो भौगोलिक प्रदेश है, ठीक है, उसके संबंध में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम प्रतीक देख लेते हैं, क्योंकि यदि आप तैयारी करें तो आपको बेसिक सी चीजें राज्य के बारे में पता होनी चाहिए। राज्य का प्रतीक क्या है, प्रतीक क्यों सिलेक्ट किया जाता है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, राज्य के प्रतीक देखते हैं। राज्य के प्रतीक, ठीक है, राज्य के प्रतीक क्या क्या है? 2001 में ये घोषित हुए हैं। ठीक है, 2001 में ये घोषित हुए हैं। प्रतीक क्यों लिए जाते हैं? एक तो देखो राजकीय चिन्ह होता है, जो भी सरकारी कार्य होते हैं, सरकारी काम होते हैं, जब आप किसी विभाग का हिस्सा बनेंगे तो वहां पर जो भी कार्य होंगे उसमें एक चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है, जो राजकीय चिन्ह होता है। ठीक है, मतलब राज्य की पहचान के रूप में है। तो राज्य की पहचान क्या है? देखो एक इस आकार में, आपने किताबों में देखा होगा बचपन में। ठीक है, इस तरह से ये बीच में एक चोटी दिखाई गई है, फिर एक चोटी है इस तरह से। ठीक है, एक चोटी है इस तरह से, यहाँ पर है अशोक की लाट। ठीक है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर लिखा गया है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया सत्यमेव जयते। इसके अलावा यहाँ पर देखना 4 धारियां दिखाई गई हैं इस तरह से, ये है राजकीय चिन्ह। ठीक है, यहाँ पर 4 धारियां दिखाई गई हैं, जो कि यहाँ पर जो नदियां हैं गंगा यमुना, ठीक है, एक गंगा यमुना काली नदी और रामगंगा नदी, इन 4 नदियों की यहाँ पर धाराएं दिखाई गई हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, गंगा यमुना रामगंगा और काली नदी की यहाँ पर धाराएं दिखाई गई हैं। ठीक है, इस आकृति में हमारा राजकीय चिन्ह है, जो कि हमारे राजकीय कार्यों में, सारे जो सरकारी कार्य हैं उसमें प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, इसमें जो ये बीच का कलर है ये लाल रंग का होता है। ठीक है, ये नीले रंग में है, बाकी ये सफेद रंग। तो जो लाल रंग है ये है जो राज्य आंदोलन में शहीद हुए हैं उनके उनके रक्त का प्रतीक है। ठीक है, जो सफेद रंग है समृद्धि का प्रतीक है, ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, ये समृद्धि का प्रतीक है और ये रक्त का प्रतीक है। जो नदियां हैं ये नीले रंग में दिखाई गई है। ठीक है, ये भी समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है, शांति, समृद्धि और ये जो राज्य आंदोलनकारियों उनके शहीद होने के रक्त का प्रतीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है,
इसके अलावा ये आपका क्लियर हो गया, सत्यमेव जयते यहाँ पर मुंडको उपनिषद से लिया गया और अशोक की लाट यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। ठीक है, ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया राज्य का चिन्ह कैसे बना है। ठीक है, ये हो गया राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह। ठीक है, ये हो गया राजकीय चिन्ह, हमारा चिन्ह क्या है। दूसरा देखो राजकीय राज्य पुष्प। ठीक है, राज्य पुष्प क्या है हमारा, ब्रह्म कमल, ब्रह्म कमल। ठीक है, जो कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। यदि इसके आप हाइट की चर्चा करते हैं, देखो 4800 से 6000 मीटर इस ऊंचाई पर, यानी कि महा हिमालय में, महान हिमालय में। ठीक है, जो उच्च हिमालय है, बृहद हिमालय है, उस हिमालय में ये पाया जाता है। ठीक है, हिमालय के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जहां पर बर्फ गिरती है, ठीक है, जाड़ों में जहां बर्फ रहती है, बुग्यालों से भी ऊपर का एरिया, ठीक है, वहां पर ये पाया जाता है। देखो 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। स्थानीय नाम क्या है इसका, कौल पद्म। ठीक है, स्थानीय नाम क्या हो जाएगा, कौल पद्म। तो ये आपको सारे फैक्ट पता होने चाहिए। ठीक है, पद्म माने होता है फूल, मतलब जो कमल के फूल के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, महाभारत में इसको क्या कहा गया है, महाभारत इसमें इसको कहा गया है सौगंधिक पुष्प। ठीक है, सौगंधिक पुष्प। देखो नोट करते रहिए आप लोग, जो भी नए बच्चे नोट करते रहिए, जो पुराने उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जो कि वन पर्व में कहा गया है। ठीक है, वन पर्व में इसको सौगंधिक पुष्प कहा गया है। स्थानीय नाम क्या है इसका, कौल पद्म है। ठीक है, किस कुल का ये पौधा है, एस्टेरेसी कुल का। ठीक है, एस्टेरेसी, एस्टेरेसी कुल, इस कुल का ये पौधा है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सोसूरिया, सोसूरिया अब्बेलेटा। ठीक है, अब्बेलेटा, सोसूरिया अब्बेलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है, जो कि एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ठीक है, 4800 से 6000 मीटर की हाइट पर पाया जाता है। स्थानीय नाम है कौल पद्म, और महाभारत के वन पर्व में इसको क्या कहा गया है, सौगंधिक पुष्प कहा गया है। खिलता कब है, जुलाई से सितंबर। अब आपको ये याद करने की आवश्यकता नहीं है उतनी, जुलाई से सितंबर क्यों, क्योंकि देखो अप्रैल मार्च तक का तो बर्फ गिरती है। ठीक है, अप्रैल मई जून थोड़ा बर्फ गलेगी, तब ये पुष्प जमे, मतलब उगेगा। ठीक है, उसके पश्चात खिलने का समय क्या होगा, जुलाई से सितंबर ही होगा। अक्टूबर से तो फिर से बर्फ गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जुलाई से सितंबर में ये खिलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूरे विश्व में इसकी 210 प्रजातियां हैं, और राज्य में कितनी है, 24 प्रजातियां। ठीक है, विश्व में कितने, देखो 210 प्रजातियां, और राज्य में कितनी है, 24 प्रजातियां। तो ये फैक्ट आपने इसके बारे में ध्यान रखने हैं। राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, 4800 से 6000 मीटर की हाइट पर पाया जाता है। स्थानीय नाम है कौल पद्म। महाभारत में इसको सौगंधिक पुष्प कहा गया, जो कि वन पर्व में कहा गया। ठीक है, महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। एस्टेरेसी कुल का है, सोसूरिया ओवेलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। जुलाई से सितंबर में खिलता है। 210 प्रजातियां विश्व में, और राज्य में कुल 24 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। ठीक है, इसको देखो हिमालयी पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है, हिमालयी पुष्पों का सम्राट। ठीक है, हिमालयी पुष्पों का सम्राट भी इसको कहा जाता है। अब इससे ज्यादा तो इसमें बताने की कुछ आपको याद करने की आवश्यकता भी नहीं है इससे ज्यादा, क्योंकि थोड़ा सा ट्रेंड बदल रहा है। जैसे वीडियो आपने एग्जाम देखा होगा, यदि वहां पर इस तरह से प्रश्न आपके पेपर में बनता है, तो आपको इस तरह से सारे जो फैक्ट हैं, छोटे छोटे फैक्ट हैं, देखो बाकी हमें नहीं देखना नेपाल में क्या कहते हैं, हिमाचल में क्या कहते हैं, क्योंकि 40 प्रश्न उत्तराखंड के आते हैं, और इस तरह के फालतू प्रश्न कभी नहीं पूछे जाएंगे। प्रश्न जो भी पूछे जाते हैं आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा के लिए पूछे जाते हैं, अपने किस लेवल का आप उत्तराखंड को जानते हैं। उत्तराखंड का यदि पूछेगा तो उत्तराखंड के बारे में ही पूछेगा कि आप उत्तराखंड को जानते कितना है आके। ठीक है, तो इसी तरह का प्रश्न वहां पर आएगा। बाकी जो फालतू चीजें बुक्स में है वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना आपने उसमें पढ़ना है, क्योंकि उत्तराखंड से रिलेटेड है तो उत्तराखंड की ही चीजें इसमें आपसे पूछी जाएंगी। अब चर्चा करेंगे, देखो राज्य वृक्ष क्या है, बुरांस। ठीक है, राज्य वृक्ष क्या है, बुरांस है। कितनी हाइट में ये पाया जाता है, 1500 से 4000 मीटर। ठीक है, 1500 से 4000 मीटर, यानी कि ये भी जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय में और जो बृहद हिमालय है उसके निचले दक्षिणी हिस्से में। ठीक है, लघु हिमालय के ऊपरी क्षेत्र और जो बृहद हिमालय उसके दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। 1500 से 4000 मीटर की हाइट में पाया जाता है।
राज्य वृक्ष बुरांस, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम, ठीक है, अर्बोरियम, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रखिएगा। 1500 से 4000 मीटर की हाइट में पाया जाता है। रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम इसका वैज्ञानिक नाम है। खिलता कब है? ये फरवरी मार्च में, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है, देखो बसंत के मौसम में खिलता है, तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कौन सा जो पुष्प है बसंत के मौसम में खिलता है, तो बुरांस का फूल है जो बसंत के मौसम में खिलता है, ठीक है, फरवरी मार्च में खिलता है। देखो इसका यदि कुल आपसे पूछा जाता है कौन से कुल का है, एरिकेसई कुल, ठीक है, एरिकेसई कुल, एरिकेसई कुल का ये पौधा है एरिकेसई, ठीक है। और इसको संरक्षित घोषित किया गया 1974 में। मतलब यदि कोई इसको काटता है, काटता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा, ठीक है, उसको सजा दी जाएगी, दंड दिया जाएगा, जो भी प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 1974 में इसको संरक्षित घोषित किया गया, यानी कि इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। देखो किसी भी राज्य में यदि किसी को प्रतीक के रूप में लिया जाता है, किन चीजों को लिया जाता है प्रतीक के रूप में? जो ऐसी चीजें होती हैं जो उस राज्य की पहचान है और जो विलुप्त होने की कगार पर है, ठीक है। देखो राज्य में, उत्तराखंड राज्य में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो राज्य की पहचान के रूप में आपको दिख जाएंगी। हर्षिल का सेब है, कहीं की राजमा, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ। लेकिन ये ऐसी चीजें जो विलुप्ति के कगार पर है, जिनका ज्यादा से ज्यादा दोहन हो रहा है, ठीक है, या फिर यदि देखें जिनका ज्यादा से ज्यादा अभी कस्तूरी मृग पड़ेंगे, जिसका ज्यादा से ज्यादा शिकार हो रहा है, तो उससे संरक्षण के लिए इन चीजों को राज्य प्रतीक के रूप में चुना गया, ताकि इनको कोई अब नष्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। राज्य का प्रतीक है और उसको कोई नष्ट फिर नहीं कर सकता, उस पर कोई भी कुछ भी वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा राज्य वृक्ष कौन सा है? बुरांस, जो कि 1500 से 4000 मीटर की हाइट में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम, ठीक है। क्या हो जाएगा? रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। फरवरी से मार्च में ये खिलता है, ठीक है। फरवरी से अप्रैल भी कहीं कहीं पर दिया है, तो फरवरी से मार्च अप्रैल तक ही रहता है, ठीक है। एरिकेसई कुल का ये पौधा है और 1974 में इसको संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया, ठीक है। इसका जूस भी निकाला जाता है बुरांस का, जो कि हृदय रोगियों के लिए फायदेमंद होता है। और आपने देखा होगा गढ़वाल क्षेत्र में ज्यादातर, मतलब हर जगह आपको गढ़वाल क्षेत्र में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो राज्य वृक्ष क्या हो गया? बुरांस। और हाल ही में देखो जो बुरांस का जूस है उसको जीआई टैग भी प्रदान किया गया, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी ये काफी महत्वपूर्ण हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो राज्य पक्षी, इसको मिटा लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला है देखो राज्य पक्षी। राज्य पक्षी क्या है हमारा? मोनाल। आप लोग एक काम कर सकते हैं, देखो इन चीजों को एक बार पढ़ो, उसके बाद इसको गूगल सर्च करो मोनाल, उसकी एक इमेज बन जाएगी, दिखता कैसा है, कस्तूरी मृग कैसा दिखता है, ठीक है। आगे के पैर छोटे होते हैं, पीछे के पैर बड़े होते हैं, ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा आपके मन में रहती हैं, तो और आसानी होती है हमें याद करने में, ठीक है। मोनाल, जिसका स्थानीय नाम क्या हो जाता है, ठीक है, स्थानीय क्या बोलते हैं इसको? मुनियाल, ठीक है, मुनियाल या फिर मुनाल। लेकिन वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? हो जाएगा लोफोफोरस, लोफोफोरस इम्पीजेनस, ठीक है, इम्पीजेनस, ये इसका हो जाएगा वैज्ञानिक नाम। यदि हाइट आपसे पूछता है कितनी हाइट में ये पाया जाता है, तो ये पाया जाता है 2500 से 5000 मीटर की हाइट पर, ठीक है, 2500 से 5000 मीटर, यानी कि लघु हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में प्लस महान हिमालय में पाया जाता है। लघु हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेगा कहीं कहीं पर, ठीक है। और ज्यादातर देखो जो रुद्रप्रयाग जिला है या फिर बागेश्वर जिला या फिर चमोली, ठीक है, जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है जहां जहां, वहां पर ये देखने को मिलता है राज्य पक्षी मोनाल, ठीक है। इसे देखो हिमालय का मयूर भी इसको कहा जाता है, हिमालयन मयूर, ठीक है, यानी कि हिमालय का मयूर भी इसको कहा जाता है। स्थानीय नाम मैंने आपको बता दिया क्या है इसका, मुनाल या फिर मुनियाल है, ठीक है। और फेजेंड परिवार का है, फेजेंड, ठीक है, फेजेंड परिवार, इस परिवार का ये पक्षी है, फेजेंड परिवार का है। और इसको भी संरक्षित घोषित किया गया जो 1972 का वन्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। इसके तहत इसको संरक्षित घोषित किया गया है, ठीक है, संरक्षित इसको घोषित किया गया है।
मतलब इसके शिकार पर, इसको पकड़ने पर जो भी क्रियाएं हैं वो सब चीजें क्या है इसमें अवैध हैं, ठीक है, अवैध हैं और कानून के दायरे में आती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो राज्य पक्षी क्या हो गया, मोनाल, जिसका स्थानीय नाम क्या है, मोनाल या फिर मुनियाल। देखो ये अपना घोंसला नहीं बनाता, इसकी विशेषता एक ये भी है, जो घोंसला है नहीं बनाता है, ठीक है, और अपने अंडे चट्टानों इत्यादि में ही देता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, राज्य पक्षी जो हमारा मोनाल है अपना घोंसला नहीं बनाता, और इसका प्रिय भोजन क्या है, आलू, ठीक है, आलू बहुत मात्रा में खाता है, आलू इसका प्रिय भोजन है। तो आलू कहाँ पर होता है, जो उच्च हिमालय क्षेत्र है, ठीक है, वहीं पर आलू उत्तराखंड में होता है, तो आसानी से इसको अपना भोजन मिल भी जाता है। तो राज्य पक्षी क्या है, देखो मोनाल, स्थानीय नाम मोन्याल या फिर मोनाल है, लोपोफोरस इम्पिजेनिस इसका वैज्ञानिक नाम है, 2500 से 5000 मीटर की हाइट में पाया जाता है। अब तीनों को आप तुलना करो, ब्रह्म कमल था देखो 4800 से 6000, ठीक है, 4800 से 6000 क्या है ब्रह्म कमल, और ब्रह्म कमल होता कहाँ है, यदि आपने कभी ब्रह्म कमल की फोटो देखी होगी तो पीछे आपने हिमालय भी देखा होगा, ठीक है, कहीं पर आपने ब्रह्म कमल लगा हुआ देखा होगा, माना इस तरह से है, ठीक है, ये आपको ब्रह्म कमल दिखा तो यहाँ पीछे आपको हिमालय भी दिखाई देगा, क्योंकि ये हिमालय में ही होता है, 4800 से 6000 मीटर की हाइट है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखो, सबसे ऊंचाई पर क्या है, ब्रह्म कमल है। यदि आप बुरांश देखते हैं, देखो नीचे नीचे क्षेत्रों में मिल जाएगा, जो लघु हिमालय वाले एरिया में आप लोग कहीं रहते होंगे तो वहां पर भी आपको बुरांश पूरे उत्तराखंड में लगभग पर्वतीय क्षेत्र जो है वहां आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, 1500-2000 मीटर की हाइट में बुरांश देखने को मिल जाता है, तो उस हिसाब से लगा लो वो, ठीक है, 4000 मीटर तक है, 1500 से 4000। मोनाल देखो, अब वो दोनों आपने उस तरह से ध्यान रखे, इसको ध्यान रखना आपने, 2500 से 5000 मीटर की हाइट पर राज्य पक्षी मोनाल पाया जाता है, ठीक है। फेजेंट परिवार का है, 1972 के अधिनियम में इसको संरक्षित घोषित किया गया, घोंसला ये अपना नहीं बनाता, और इसका प्रिय भोजन क्या है, आलू, ये बहुत ज्यादा मात्रा में खाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं, देखो राज्य जो पशु है हमारा, कस्तूरी मृग के बारे में चर्चा करते हैं, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो राज्य पशु, क्योंकि क्या है हमारा कस्तूरी मृग, ठीक है, कस्तूरी मृग क्या है हमारा राज्य पशु, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, मास्कस काइसोगास्टर, ठीक है, मास्कस काइसोगास्टर क्या है इसका वैज्ञानिक नाम है। तो राज्य पशु हमारा कस्तूरी मृग है, जिसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर, ठीक है। हाइट यदि देखते हैं आप 3600 से 4400 मीटर, इस ऊंचाई पर ये देखने को मिलेगा। इसको देखो हिमालयन मस्क डियर भी कहा जाता है, हिमालयन मस्क डियर, ठीक है, इसको कहा जाता है, ये इसका नाम भी है, हिमालयन मस्क डियर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और राज्य में इसकी कुल 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, राज्य में इसकी कुल चार प्रजातियां पाई जाती हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है, राज्य में इसकी कुल 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। एक एक चीज नोट करो, फैक्ट के अलावा हम कुछ नहीं इसमें लिख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा समझ रहे हैं, समझना भी है और साथ में याद भी करना है। बाकी जो चीज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो आपने कंप्लीट भी करना है, ठीक है। आज का होमवर्क छोड़ोगे कल फिर से ज्यादा चीजें आपको मिल जाएंगी, और आज का होमवर्क, अभी तो मैंने केवल क्लास वाला होमवर्क दिया आपको, जो आपने स्वयं से करना है वो तो अभी मैंने और देना है। एक तो आपने जो मुख्यमंत्री राज्यपाल थे वो तो करने ही करने हैं, अतिरिक्त तो होमवर्क हिंदी वगैरह सब चीज में दूंगा आपको, वो भी करना है, ठीक है। देखो इसके सींग नहीं होते हैं, इसकी विशेषता क्या है, इसके सींग नहीं होते हैं, जबकि उसके बदले इसमें क्या होते हैं, 2 बड़े दांत होते हैं, जो जिससे अपने आत्मरक्षा करता है, ठीक है, सींग नहीं होते। बाकी आपने हिरन देखे होंगे उनके सींग होते हैं, लेकिन इसके नहीं होते हैं कस्तूरी मृग के, ठीक है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में भी ये पाया जाता है, देखो उच्च हिमालय क्षेत्र में ही ये पाया जाता है, 3600 से 4400 मीटर में, ठीक है। तो ज्यादातर कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे पिथौरागढ़ है, बागेश्वर के उच्च हिमालय क्षेत्र हैं, या फिर उत्तरकाशी में है, रुद्रप्रयाग में है, या फिर चमोली में है, इन 5 जिलों में ज्यादातर, और सर्वाधिक यदि देखेंगे तो पिथौरागढ़ में आपको कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है राज्य पशु के बारे में। इसे जुगाली करने वाला मृग भी कहते हैं, ठीक है, जुगाली मृग, ठीक है, जुगाली मृग भी इसको कहा जाता है। और कस्तूरी प्राप्त की जाती है, ठीक है, कस्तूरी एक प्रकार का रसायन होता है, मतलब सौगंधिक मतलब सुगंध वाला एक रसायन होता है कस्तूरी, जो कि इससे प्राप्त किया जाता है कस्तूरी, ठीक है, जो कि नर मृग से प्राप्त की जाती है, ठीक है, कस्तूरी, और एक बार में 30 से 45 ग्राम के बीच में ये पाई जाती है, ठीक है। तो कस्तूरी जो है वो नर मृग से प्राप्त की जाती है, मादा से नहीं, ठीक है।
ये आपने ध्यान रखना है। ये इसके सारे फैक्ट हो गए। देखो राज्य पशु कस्तूरी मृग है, मास्कस का एस्ट्रोगास्टरस का वैज्ञानिक नाम है, 3600 से 4400 मीटर की हाइट में पाया जाता है, ठीक है। हिमालयन मस्क डियर भी इसको कहा जाता है। राज्य में कुल इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके सींग नहीं होते हैं, जबकि ये आत्मरक्षा के लिए इसके पास 2 नुकीले दांत होते हैं, ठीक है। उनसे ये लड़ाई करते हैं यदि किससे लड़ना है। जुगाली मृग भी इसको कहते हैं। जुगाली होता है ना, मुंह चलाते रहते हैं, ठीक है, तो जुगाली मृग। और दूसरा देखो कस्तूरी, जो कि नर मृग में पाई जाती है, ठीक है। कस्तूरी एक प्रकार का रसायन है, ठीक है। इत्र इत्यादि उससे बनाए जाते हैं और इसी कस्तूरी के लिए इनका शिकार होता है, ठीक है। साथ में सींग इत्यादि भी देखो, सींग जानवरों के जो जो हिमालयी जानवर है ना, इनकी हर चीज बिकती है, दांत से लेकर सींग इत्यादि, ठीक है। और गॉल ब्लैडर वगैरह सब कुछ, खाल इत्यादि। लेकिन जो बहुतायत इनका शिकार होता है वो किसके लिए होता है? कस्तूरी के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको भी संरक्षित घोषित किया गया है कि इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में ये भी संरक्षित है और राज्य का प्रतीक भी है। इसके अलावा इसके संरक्षण हेतु कुछ प्रयास भी किए गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये लगभग विलुप्ति की कगार पर ही पहुंच गया था। अत्यधिक शिकार होने के कारण इनके संबंध में जो प्रयास किए गए हैं वो भी हम देखते हैं। देखो, एक तो कस्तूरी मृग विहार, कस्तूरी मृग विहार जिसको हम बोलते हैं केदारनाथ वन्य जीव विहार, ठीक है, 1972 में स्थापित किया गया है। लिखते हुए रहिएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई 1972 में, ठीक है। महरूड़ी, महरूड़ी में एक कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, ठीक है। महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, ठीक है। कस्तूरी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, ठीक है। इसकी स्थापना की गई महरूड़ी, जो कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ की सीमा पर है। कब की गई? 1977 में, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा प्रयास किया गया है, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। अभ्यारण्य, देखो अभ्यारण्य कैसे लिखा जाता है, आपको ज्यादातर जगहों पर आधा भाव मिलेगा जबकि वो अशुद्ध है, ठीक है। अभ्यारण्य इस तरह से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई? 1986 में, और कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़ में। इसके अलावा एक है, देखो, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये है देखो चमोली में, ठीक है। चमोली के कांचुला खर्क में है ये, कांचुला खर्क। यदि स्थापना आपसे पूछी जाएगी तो कब हुई थी? 1982 में। तो ये 4 प्रयास राज्य सरकार ने किए हैं, ठीक है, कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए, जो कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के समय ही किए गए हैं। देखो, कस्तूरी मृग विहार 1972 में, जो कि केदारनाथ वन्य जीव विहार में स्थापित किया गया है, ठीक है, रुद्रप्रयाग में है। महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र 1977 में बागेश्वर और पिथौरागढ़ की सीमा पर है, ठीक है। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? 1986 में पिथौरागढ़ में इसको स्थापित किया गया है। और अगला देखो, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? चमोली के कांचुला खर्क में स्थापित किया गया, कब? 1982 में, ठीक है। तो ये हो गया कस्तूरी मृग के बारे में और ये हो गया मोनाल के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं, देखो, राज्य जो अन्य चीजें हैं, राज्य वाद्य यंत्र क्या है, राज्य खेल क्या है, ठीक है। ये 2-3 फैक्ट और हैं, उसके पश्चात हम सीधा फिर मैप पर आ जाएंगे। देखो, यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं कभी कभी लाइव भी आ सकता हूँ क्वेश्चन आंसर करने के लिए, ठीक है। आपके लिए 20-30 प्रश्न जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रिवाइज करने के लिए, या मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ उसको रिवाइज करने के लिए। मैं प्रश्न बोलूंगा, आपने आंसर टाइप करना है, मैं प्रश्न बोलूंगा, आपने आंसर टाइप करना है, ठीक है। यदि आप लोग चाहेंगे तो कमेंट करिएगा, मैं समय निर्धारित करूंगा उसके लिए। प्रतिदिन तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे क्लास भी तैयार करनी है, मैटर तैयार करना है, साथ ही ऑफिस भी देखना है, तो हर चीज है। लेकिन हाँ, कभी कभार हफ्ते में 1-2 दिन आ जाया करूंगा यदि आप लोग चाहेंगे तो, ठीक है। अब देखो, राज्य के अन्य चीजें, राज्य वाद्य यंत्र, राज्य वाद्य यंत्र क्या है? ढोल, ठीक है, ढोल। 2015 में इसको राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था, ठीक है। तब मुख्यमंत्री कौन थे? हरीश रावत थे। इसको क्या बोलते हैं? मंगल वाद्य, ठीक है। मंगल वाद्य इसको बोलते हैं, जो मांगलिक कार्य होते हैं उस अवसर पर राज्य वाद्य यंत्र हमारा ढोल बजाया जाता है, ठीक है। राज्य तितली, राज्य तितली, ठीक है। कौन सी है? कॉमन पीकॉक है, कॉमन पीकॉक, ठीक है। कब घोषित हुई? 2016 में,
ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। फरवरी 2016 में घोषित हुई थी। कॉमन पीकॉक है जो कि 7,000 फीट से ऊपर की हाइट में पाई जाती है। 7,000 फीट तक लगभग ये पाई जाती है, इस हाइट में मिलती है, ठीक है। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपिलियो बाइनर, ठीक है। पेपिलियो पेपिलियो बाइनर क्या है इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। 7,000 फीट पर ये लगभग पाई जाती है और पेपिलियो बाइनर इसका वैज्ञानिक नाम है, जो कि राज्य तितली है, ठीक है। कॉमन पीकॉक 2016 में इसको राज्य तितली घोषित किया गया था। अगला देखो राज्य गीत। राज्य गीत कौन सा? उत्तराखंड की देवभूमि जय, ठीक है। उत्तराखंड की देवभूमि, ठीक है। आगे को लिख लीजिएगा, जय सत सत तेरा अभिनंदन। उत्तराखंड की देवभूमि जय सत सत तेरा अभिनंदन, ठीक है। लिखित किसने लिखा है इसको? ये लिखा देखो हेमंत बिष्ट ने, ठीक है। हेमंत बिष्ट ने ये लिखा है राज्य गीत, हेमंत बिष्ट ने लिखा है। इसको अपनाया कब गया था? 2016 में, ठीक है। 2016 में अपनाया गया था। अवधि कितनी है इसकी? 9 मिनट की अवधि है, मतलब 9 मिनट में गाया जाता है, ठीक है। 9 मिनट की अवधि है। गायक यदि पूछेगा आपसे तो कौन है? एक नरेंद्र सिंह नेगी, ठीक है। नरेंद्र सिंह नेगी प्लस अनुराधा निराला, ठीक है। इन्होंने इसको गाया है, नरेंद्र सिंह नेगी प्लस अनुराधा निराला ने इसको गाया है। 9 मिनट की अवधि है। 2016 में इसको राज्य गीत घोषित किया गया, ठीक है। उत्तराखंड की देवभूमि जय सत सत तेरा अभिनंदन, और हेमंत बिष्ट ने इसको लिखा है। अब देखो राज्य खेल, ठीक है। राज्य खेल क्या है? फुटबॉल। फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया कब? 2011 में। ये प्रश्न पहले बन चुका है, ठीक है। फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया 2011 में, इसको घोषित किया गया। तो ये हो गए राज्य प्रतीकों के बारे में सामान्य जानकारी, ठीक है, जो आपने हमेशा ध्यान रखने, क्योंकि यदि आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यदि आप नहीं भी तैयारी कर रहे, देखो वैसे तो क्लास सभी तैयारी करने वाले लोग ही देख रहे होंगे, लेकिन उत्तराखंड की एक बेसिक सी जानकारी जो प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए, ठीक है। आजकल जो भी पढ़ा लिखा युवा है, हर किसी को ये पता होना चाहिए, उत्तराखंड राज्य का इतना चीजें हर किसी को पता होना चाहिए। अब हम शुरू करते हैं मैप। एक बार हम उत्तराखंड का देखते हैं, उसमें भौगोलिक सीमाएं क्या क्या हैं, वो सब चीजें हम मैप से कवर करेंगे। और कोशिश करना कि आप लोग भी मैप देखिए, उत्तराखंड का मैप ले लीजिए, देखिए और मैप ही भरिए, ठीक है। आपको आसानी से याद होगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। यदि समझोगे तो हमेशा याद रहेगा, यदि रटोगे तो एक बार याद रहेगा, बार बार रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो मैप लगा देता हूं मैं। देखो ये है उत्तराखंड का मैप। यदि आप मैप देखेंगे तो राज्य का आकार आपको कैसा लगेगा? यहाँ से आपको इस तरह से मिलेगा, यहाँ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से मिल रहा है और यहाँ ऐसे मिल रहा है, तो लगभग आयताकार, ठीक है। तो राज्य का आकार कैसा हो जाएगा? आयताकार, ठीक है। आयताकार रूप में मिल रहा है। यदि आप इसके जो भौगोलिक संरचना है, उत्तरी अक्षांश में यदि आप चर्चा करें कहाँ से कहाँ तक है, ये सबसे दक्षिणी बिंदु है, ठीक है, जो कि पीलीभीत से लगा हुआ है। और ये सबसे उत्तरी बिंदु जो कि तिब्बत, जो चाइना के कब्जे में, ठीक है, उससे लगा हुआ है। तो 28 डिग्री 43 मिनट से, ठीक है, 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट, ये मैं आपको जियोग्राफी में समझाऊंगा, ठीक है। बाकी आप लोग ये ध्यान रखिए, यदि आप ग्लोब देखते हैं, बेसिक सी चीज, ठीक है, यदि आप ग्लोब देखते हैं तो इस तरह से होता है ग्लोब, ठीक है। यहाँ से लगा होगा, ये इस तरह से रखा होगा, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ देशांतरी लाइनें दिखाई देंगी और कुछ अक्षांशी, ठीक है, जो कि काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। पृथ्वी में पहले से नहीं खींची हुई है, मनुष्य ने ही इनको अपनी सुविधा के लिए, क्षेत्रों को बांटने के लिए, ठीक है, चीजों को बेहतर समझने के लिए इनको कल्पना मात्र बनाया, ठीक है। काल्पनिक एक रेखा है, इसके आधार पर हम एक गणना करते हैं, ये मानते हैं कि ये देश इस स्थिति पर है, ये राज्य इस स्थिति में, ठीक है। तो इस स्थिति के अनुसार यदि भारत की चर्चा करें तो भारत उत्तरी अक्षांश में आता है, तो उत्तराखंड भी उत्तरी अक्षांश में आएगा, क्योंकि उत्तराखंड भारत का अभिन्न अंग है, ठीक है। तो उत्तरी अक्षांश में 28 डिग्री 43 मिनट, यानी कि नीचे से 28वीं लाइन से, ठीक है, 28वीं पंक्ति से शुरू होकर 43वीं पंक्ति तक उत्तराखंड जाता है। आप इस तरह से इसको भी समझ लीजिए, ठीक है। 28वीं पंक्ति से शुरू होकर 43वीं पंक्ति तक उत्तराखंड क्या है? विस्तारित है उत्तर में, ठीक है। तो ये उत्तरी अक्षांश हो गया, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। यदि देशांतर की चर्चा करें, देखो 77 डिग्री 34 मिनट से, ठीक है, ये हो जाएगा 81 डिग्री 02 मिनट, ये मिनट का चिन्ह होता है, ठीक है। ये
डिग्री का चिन्ह होता है, ये हो जाएगा पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो भारत क्या है, जो जीरो देशांतर रेखा है, ठीक है, जीरो देशांतर रेखा के पूर्व में आता है, तो इसलिए पूर्वी देशांतर हो गया। अब उत्तराखंड भी भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए उत्तराखंड भी किस में आएगा, पूर्वी देशांतर में आएगा। यानी कि जो लंबवत पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में उत्तराखंड 77वीं पंक्ति से शुरू होकर 81वीं पंक्ति तक जाता है, ये आपने बेसिक समझना है। आकार में बता दिया, आयताकार है। क्षेत्रफल कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर वर्ग इस तरह से वर्ग किलोमीटर। और देश में स्थान हो जाएगा 18वां, क्षेत्रफल में देश में स्थान हो जाएगा 18वां। ठीक है, ये राज्यों में 18वां है, यदि केंद्र शासित प्रदेशों के साथ देखेंगे तब हो जाएगा 20वां। ठीक है, लिखते रहिए सारे फैक्ट में, सारी चीजें लिख नहीं रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। देखो 20वां हो जाएगा यदि केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इसको जोड़ा जाएगा। यदि राज्योों में, भारतीय राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान 18वां। भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में, क्योंकि दो केंद्र शासित प्रदेश, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर, ठीक है, जो अभी तक केंद्र शासित प्रदेश ही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो 370 आर्टिकल पर अपना निर्णय दिया है, उसमें उसको राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए संसद को कहा है, ठीक है, कि वो प्रयास करे। लेकिन जब तक दर्जा बहाल नहीं हो जाता तब तक हम यही चीज पढ़ेंगे, क्योंकि वर्तमान में उसको जो विज्ञप्ति है उसके अकॉर्डिंग उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, इसका जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र कितना है, 86.07%। और मैदानी कितना है, तो माइनस कर लो 100 में से। ठीक है, 13.93%, यानी कि मैदानी कम है। और जाहिर सी बात है, होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि देखो ये हल्का एरिया देहरादून का प्लस हरिद्वार का पूरा लगभग, ठीक है, पौड़ी का कोटद्वार वाला एरिया, ठीक है, और साथ ही उधम सिंह नगर पूरा, और हरिद्वार ये नैनीताल का निचला हिस्सा, साथ ही टनकपुर वाला एरिया। इतना एरिया ही क्या है, हमारा मैदानी एरिया है। बाकी पूरा उत्तराखंड क्या है, पर्वतीय क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, तो इसलिए देखो 86% यहाँ पर क्या है, पर्वत है। यदि इसको क्षेत्रफल में आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 46,035। ठीक है, 46,035 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका पर्वतीय क्षेत्रफल है। और मैदानी क्या है, मैदानी तो बहुत कम है, कितना है, 7448 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 7448 वर्ग किलोमीटर क्या है, मैदानी क्षेत्र है। तो ये इसका हल्का बेसिक चीज है, इसका क्षेत्रफल, इसका जो आकार कैसा है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, ठीक है, देश में स्थान कौन सा है, पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र कितना है, ये चीजें हमने जानी। अब हम देखते हैं, देखो राज्य की सीमाएं। ठीक है, अब सीमाएं हम सीधा मैप में देखेंगे। आपको मैप में ही इसको देखना है और मैप में ही इसको भरना है, बिल्कुल भी आपने लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कॉपी में लिखना नहीं है कि पूर्व में ये है पश्चिम, मैप देखो, भरो, 2-3 बार मैप देखोगे, अगर नहीं भी भरते हो आपको याद हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैप लो, एक सामने खड़े हो जाओ उसके 10 मिनट और 5 दिन उसको 10-10 मिनट देखो, आपको पूरा मैप उत्तराखंड का याद हो जाएगा, सारी जगहें इसमें पता चल जाएंगी। देखो ये है पूर्व, ठीक है, ये पूर्व है, यहाँ क्या है, नेपाल, साफ साफ लिखा हुआ, यानी कि उत्तराखंड के पूर्व में कौन सा देश है, नेपाल है। ठीक है, ये है उत्तर, उत्तर में देखो क्या लिखा है यहाँ पर, चाइना। ठीक है, मैप में आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर चाइना लिखा है, यानी कि ये चीन का एरिया है उत्तर में। ठीक है, इधर कौन सा, देखो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, तो ये कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हरियाणा टच नहीं करता है, ठीक है, काफी दूरी है यहाँ पर, तो मैप में आप लोग देखिएगा। और नीचे लिखा है देखो उत्तर प्रदेश, यानी कि दक्षिण में क्या है, उत्तर प्रदेश है, पूर्व में क्या है, नेपाल है, उत्तर में चाइना है, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश संयुक्त रूप से है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी राजनीतिक सीमा। यदि आप भौगोलिक सीमा की चर्चा करेंगे तो इधर आ रही है देखो काली नदी। ठीक है, ये देखो ये काली नदी यहाँ पर आ रही है। जब आप मैप देखते हैं तो यहाँ पर आपको काली नदी मिलेगी यहाँ से आती हुई, जो कि नीचे बन के शारदा नदी से बाहर निकल रही है, यहाँ पर शारदा बन के बाहर निकल जा रही है। ठीक है, तो ये काली नदी यहाँ से आ रही है, ये बनाएगी भारत और नेपाल के बीच उत्तराखंड की पूर्वी सीमा। ठीक है, जो दक्षिणी सीमा है वो कौन बनाएगा, यहाँ पर ये तराई क्षेत्र, ये तराई है पूरा। ठीक है, ये तराई हल्का हल्का, ये तराई क्षेत्र है, यहाँ गंगा का मैदान वो भी तराई में आ गया। ठीक है, तराई क्षेत्र मतलब जो मैदानी क्षेत्र है वो क्या बनाएगा, इसका दक्षिणी सीमा, पूर्वी काली नदी, दक्षिणी तराई क्षेत्र। यदि आप पश्चिमी देखते हैं यहाँ पर आएगी टॉन्स नदी एक। ठीक है, यहाँ आप मैप में देखिएगा, देखो टॉन्स नदी यहाँ से आ रही है। ठीक है, ये रूपन है, यहाँ से सोपिन आती है। ठीक है, इन दोनों यहाँ पर मिलते हैं नटवाड़ में,
तो यहाँ से टोंच नदी बन रही है जो कि यमुना की सहायक नदी, और यहाँ पर आके डाक पत्थर में यमुना पे मिल रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी पश्चिमी सीमा बनेगी। और उत्तरी सीमा यहाँ पर पूरा क्या है, हिमालय है, बृहद मतलब विस्तृत हिमालय क्षेत्र। ठीक है, जिसमें आपको ट्रांस हिमालय मिलेगा कुछ मात्रा में, जिसमें आपको सर्वाधिक मात्रा में जो मिलेगा बृहद हिमालय मिलेगा, उसके पश्चात नीचे महान हिमालय और नीचे लघु हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय, मतलब ऊपर को पूरा हिमालय क्षेत्र है, लेकिन यहाँ जो बर्फीली चोटियां हैं, ठीक है, ट्रांस और बृहद हिमालय है, वो इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। तो उत्तरी सीमा यदि आप भौगोलिक रूप से देखें तो हिमालय, काली नदी, ठीक है, यहाँ पर मैदानी क्षेत्र, और यहाँ टोंस नदी। और यदि आप राजनीतिक दृष्टि से देखें तो पूर्व में नेपाल है, उत्तर में चाइना है, दक्षिण में उत्तर प्रदेश है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश भी और हिमाचल प्रदेश भी है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब देखो सीधा आपने मैप देखना है, मैप से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें यदि आप देखते हैं, देखो चंपावत और उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़, 3 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा बना रहे हैं। चंपावत, ये चंपावत है, उधम सिंह नगर है और पिथौरागढ़ है, 3 जिले नेपाल से सीमा बना रहे हैं। और सर्वाधिक सीमा कौन बना रहा है नेपाल से, पिथौरागढ़। ठीक है, तो पिथौरागढ़ से सर्वाधिक सीमा, मतलब नेपाल से सर्वाधिक सीमा कौन बना रहा है, पिथौरागढ़। ये देखो ना, यहाँ से यहाँ तक क्या है, पिथौरागढ़ है, और यहाँ नेपाल लग रहा है, तो नेपाल से सर्वाधिक जो सीमा बना रहा है पिथौरागढ़ बना रहा है। दूसरे नंबर पे चंपावत, तीसरे पे उधम सिंह नगर। और चाइना से भी जो सर्वाधिक सीमा है कौन बना रहा है, पिथौरागढ़ ही बना रहा है। देखो इतना एरिया है। ठीक है, यहाँ से देखो पिथौरागढ़ शुरू हो रहा है, यहाँ तक आ रहा है, फिर चमोली का एरिया है, और फिर हल्का सा उत्तरकाशी है, और यहाँ उत्तरकाशी समाप्त हो जा रहा है, चाइना समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ से हिमाचल प्रदेश लग गया। ठीक है, ये हिमाचल का एरिया है। तो देखो कुल 5 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, जिसमें एक हो गया उत्तरकाशी, दूसरा हो गया चमोली, तीसरा हो गया पिथौरागढ़, चौथा हो गया चंपावत, और 5वां हो गया उधम सिंह नगर। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। सर्वाधिक यदि अंतरराष्ट्रीय सीमा देखते हैं तो कौन सा है, पिथौरागढ़। सबसे कम यदि देखते हैं तो कौन सा है, उधम सिंह नगर। ठीक है, तो इस क्रम में आपने ध्यान रखना है। कभी कभी आपसे ये क्रम पूछ लेता है, ये चाइना से कौन कौन से लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं, और नेपाल से कौन लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं। ये सीमांत जनपद भी हो गए। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है इतना। तो ये 5 जिले आपके कन्फर्म हो गए हैं। अब देखो चाइना के साथ जो सीमा बनती है और नेपाल के साथ जो सीमा बनती है, चाइना के साथ बनती है 350, ठीक है, नेपाल के साथ बनती है 275। ठीक है, ये सीमा बनती है टोटल 625 किलोमीटर। उत्तराखंड की क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, 625 किलोमीटर, जो कि 350, ये 275 होगा। ठीक है, 350 चाइना के साथ है और 275 नेपाल के साथ है, तो 625 किलोमीटर उत्तराखंड की सीमा बनती है। तो यहाँ तक आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा का क्लियर हो गया। ठीक है, नेपाल के साथ और चाइना के साथ। अब हम जो राज्य के साथ सीमा है उसको चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश के साथ 2 जिले हमारे टच करते हैं, कौन कौन से, एक है देहरादून और दूसरा है उत्तरकाशी। ठीक है, देखो देहरादून यहाँ पर है, उत्तरकाशी ये जिला, ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को छू रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से जिले यदि आपसे पूछेगा उत्तराखंड को छूते हैं, तो 3 जिले हैं, जिसमें पहला जिला कौन सा, आपका शिमला। ठीक है, यहाँ पर आता है शिमला, ये शिमला हो गया। दूसरा यहाँ पर आता है देखो सिरमौर जिला, और तीसरा यहाँ पर आता है रिकांगपिओ। ठीक है, जिसको कन्नौज भी बोलते हैं, रिकांगपिओ। ठीक है, 3 जिले हैं, किन्नौर बोलते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया यहाँ पर शिमला, दूसरा हो गया सिरमौर, तीसरा हो गया रिकांगपिओ जिला। ठीक है, तो 3 जिले हैं यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश के उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं। तो तीनों जिले आपने ध्यान रखने हैं। और उत्तराखंड के 2 जिले हैं, देहरादून और उत्तरकाशी, जो हिमाचल को टच कर रहे हैं। मैप देखोगे आपको सब समझ में आ जाएगा, कुछ पढ़ने की आवश्यकता आपको है ही नहीं। ठीक है, और यहाँ से हर पेपर में प्रश्न मिलता है, 1 नंबर आप प्लस हो गए हो। ठीक है, अब देखो उत्तर प्रदेश के साथ यदि सीमा देखें तो यहाँ पर देहरादून है, दूसरा हरिद्वार है, तीसरा पौड़ी है। ठीक है, चौथा कौन है यहाँ पर, यूएस नगर, और 5वां है नैनीताल। ये मैं आपको बता रहा हूं, जो ये क्रम बताया ये पश्चिम से पूर्व का क्रम है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व ये क्रम है। अब ये क्रम कैसे है, देखो सबसे लास्ट में यहाँ देहरादून आ रहा है। ठीक है, ये देखो, तो देहरादून पहले नंबर पर है, दूसरे पर हरिद्वार, तीसरे पर आ रहा पौड़ी। ठीक है, चौथे पर उधम सिंह नगर, ये बाहर निकला हुआ है इतना, आप मैप में भी देखना आपने, उधम सिंह नगर इतना बाहर निकला हुआ, तो ये पहले उत्तर प्रदेश को टच कर रहा है, जबकि नैनीताल बाद में आ रहा है। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व में पहले उधम सिंह नगर टच करेगा,
जबकि अगर पूर्व से पश्चिम देखेंगे आप, पहले उधम सिंह नगर है, तब नैनीताल है। यानी कि ये क्रम चेंज हो रहा है। तीसरा पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार ये सेम क्रम में रहेगा, लेकिन उधम सिंह नगर और नैनीताल का क्रम चेंज हो रहा है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व में पहले उधम सिंह नगर आ रहा है, ठीक है, फिर नैनीताल आ रहा है, और पूर्व से पश्चिम पहले उधम सिंह नगर आ रहा है, फिर नैनीताल। दोनों परिस्थितियों में पहले उधम सिंह नगर आ रहा है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व जाओ, इन तीनों का क्रम तो एक जैसा रहेगा, लेकिन यदि पश्चिम से पूर्व जाते हैं आप, उधम सिंह नगर भी पहले, तब भी पहले आएगा। यदि पूर्व से पश्चिम जाते हैं उधम सिंह नगर, तब भी पहले आएगा। अपने इतना ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो ये आपका जो उत्तराखंड के जिले उत्तर प्रदेश को छूते हैं वो हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले यहाँ पर टच करे देखो। एक है यहाँ पर पीलीभीत, ठीक है, ये बरेली है। तीसरा देखो रामपुर, चौथा यहाँ पर देखो बिजनौर, ठीक है, पांचवा यहाँ पर देखो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, और एक और जिला होगा यहाँ पर मुरादाबाद। ठीक है, तो 7 जिले टोटल जो उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड को टच कर रहे हैं। ठीक है, आप मैप में देखिए, सबसे पहले पूर्व में होगा पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद। ठीक है, फिर देखो बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। ये 7 जिले उत्तर प्रदेश के हैं जो उत्तराखंड को टच करते हैं। तो इसी क्रम में आपसे पूछ लेगा कि नैनीताल जिले को कौन सा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला स्पर्श करता है। पहले यूकेपीएससी ने इस तरह के सवाल पूछ रखे हैं। तो नैनीताल जिले को देखो केवल एकमात्र बिजनौर जिला यहाँ पर टच कर रहा है। ठीक है, पौड़ी को भी एकमात्र बिजनौर जिला टच कर रहा है, जबकि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर तीनों हरिद्वार को भी टच कर रहे हैं। सहारनपुर देहरादून को भी टच कर रहा है। ठीक है, सहारनपुर देहरादून को भी टच कर रहा है। यहाँ देखो उधम सिंह नगर में मुरादाबाद भी टच हो रहा है, बिजनौर भी टच हो रहा है, मेरे जो रामपुर है वो भी, ठीक है, यहाँ पर बरेली भी, ठीक है, और साथ ही में पीलीभीत भी। तो ये सभी जिले किसको टच कर रहे हैं, उधम सिंह नगर को। तो ये 5 जिले यहाँ पर आपने इस तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, टोटल 7 जिले हैं, इसमें से 5 किसको टच करते हैं, उधम सिंह नगर को सर्वाधिक टच करते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न जो भी बनेगा आपने अब गलत नहीं करना। ठीक है, ये होगी देखो बाह्य सीमाएं, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं कैसे बनी, राज्यों के साथ सीमाएं कैसे बनी, उत्तराखंड के राज्य के कौन कौन से जनपद किस जिले को छू रहे हैं, किस राज्य को छू रहे हैं बाहर से, ठीक है, और उसके किस जनपद को छू रहे हैं। ये सारी चीजें आप मैप में देखो, खड़े रहो मैप में, आपको कई सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, 10, 12, 15 रोजाना कोशिश करोगे आप एक जिला भी देकर, एक दिन आप देखोगे, पहले आप इसकी सीमाओं को समझो, उसके पश्चात यदि आप एक दिन में एक जिला भी देखोगे ना मैप में, 2 मिनट खड़े होगे तो आपको सारी चीजें मिलेंगी यहाँ पर। माना आप पिथौरागढ़ देखते हैं तो गंगोली हाट यही मिलेगा आपको। ठीक है, छोटी छोटी दिक्कत देखो, राम गंगा यहाँ बह रही है, गोरी गंगा यहाँ बह रही है। ठीक है, तो इस तरह से देखो धौली गंगा यहाँ आ रही है, लिस्सर यहाँ है। ठीक है, ऐसी चीजें आपको पता चल जाती है। जो सूरज कुंड यहाँ दे रखा, गिरथी गंगा यहाँ दे रखी, तो ऐसी चीजें आपकी कवर हो जाती हैं जो पेपरों में आती हैं। तो गिरथी गंगा जहाँ है, गिरथी फॉल भी वही होगा। ठीक है, तो उससे आपकी चीजें ज्यादा कवर होती हैं। तो मैप में खड़े होगे, पूरा उत्तराखंड में आपको कम से कम 4-5 सवाल आपको दे देगा जो आपके सही जाएंगे। ठीक है, तो स्मार्ट तरीका अपनाओ। नौकरी के लिए पढ़ हर कोई रहा है, लेकिन स्मार्ट तरीका बहुत सारे कम लोग अभी अपनाते हैं। उत्तराखंड का जो ज्यादातर लोग है ना, वो 1 लाइनर में और खासकर प्रैक्टिस सेट में, आप यूट्यूब में अगर एक प्रैक्टिस सेट डाल दो ना, तो कई सारे लोग उसको देखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें केवल प्रैक्टिस सेट देने में, उसमें अपना स्कोर भी उन्हें पता नहीं चल पाता, क्योंकि उसको प्रत्यक्ष रूप से दे भी नहीं पाते। केवल उन्हें देखने से और सवाल को रट्टा मारने से मतलब होता है, लेकिन समझने की प्रवृत्ति किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो समझ के पढ़ोगे, अच्छा पढ़ोगे और हमेशा के लिए याद रहेगा। बड़े एग्जाम में जब बैठोगे तो आपको ये चीजें काम आएंगी। यदि आपका टारगेट केवल और केवल एक कांस्टेबल बनना है, तब तो खैर आपको रट्टा मारने से मतलब रट्टा मारना तब आपका अच्छी चीज है। लेकिन यदि आप बाद में बड़े एग्जाम निकालना चाहते हैं, ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस में शामिल होना चाहते हैं, समीक्षा अधिकारी वगैरह एग्जाम देना चाहते हैं, बाद में एपीएस वगैरह देना चाहते हैं, कोई भी बड़ा एग्जाम उत्तराखंड राज्य का देना चाहते हैं, तो अपनी पढ़ने की जो विचारधारा है उसको बदलिए। ठीक है, उसको थोड़ा बेहतर करिए और अपने आप को ऐसा एक परिपक्व इंसान बनाइए जिससे आप चीजों को बेहतर ढंग से समझ सकें। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। आप लोग इसको देख लीजिएगा। कल हम उत्तराखंड की आंतरिक स्थिति जानेंगे पूरा। ठीक है, इसमें कौन सा जिला किसको छू रहा है। तो आपका ये जो होमवर्क मैंने दिया है वो आपने करना है, और जो चीजें आज लिखाई हैं ये आपने याद करनी है। साथ ही देखो आज का आपका होमवर्क क्या है। देखो अपने होमवर्क में उत्तराखंड की पर्वत चोटियां, ठीक है, उत्तराखंड की पर्वत चोटियां ऊंचाई सहित जो टॉप 10 है उनकी ऊंचाई भी ध्यान रखनी है, बाकी की नहीं रखनी है, लेकिन टॉप 10 ठीक है आपने ऊंचाई ध्यान रखनी है। या फिर कोशिश करिएगा जिसके भी 6800-6900 से ऊपर जिसकी हाइट है वो तो आपने याद रखनी ही रखनी है, क्योंकि कभी कभी क्रम पूछ लेता है, कभी कभी उनकी हाइट मिलाने के लिए पूछ लेता है।
तो आपको हर प्रश्न के लिए तैयार रहना है। ऐसा नहीं कि आपने बस एक रट्टा मारा कि इस जिले में, हो सकता है अगली बार जिला ना आपसे हाइट पूछ ले, हो सकता है आपको मिलाने के लिए दे दे, तो इसलिए हाइट सहित आपने उत्तराखंड की चोटियां याद रखनी है। ठीक है, परीक्षावाणी में मिल जाएंगी। ज्यादा बुक्स मैंने आपको बोला है, इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इतना ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं बनता है। जो किताबें हैं उनको यदि आप अच्छे से पढ़ लें तब भी आपका काम बन जाता है। ठीक है, आपको अतिरिक्त करने की आवश्यकता फिर नहीं होती है। थोड़ा बहुत समझ तो आपकी इतनी हो ही जाती है फिर कि आप टफ क्वेश्चन को कर सकें। ठीक है, तो उत्तराखंड की पर्वत चोटियां हाइट हाइट सहित करनी है आपने। पर्वत चोटियां तो मैंने लिखाई थी। ठीक है, दर्रे दर्रे क्योंकि ज्यादा है इसलिए आप 2 दिन में, तो आधे दर्रे आज आपने आज करने हैं और आधे दर्रे आपने अगली क्लास में करने हैं। ठीक है, और साथ ही देखो भारत की प्रमुख चोटियां, भारत की प्रमुख चोटियां, तो क्योंकि अब सारी चोटियां तो लगभग उत्तराखंड में ही है भारत की, क्योंकि हिमालय की सर्वाधिक चोटियां नेपाल में, मैं वो नहीं बोल रहा आपको। इसके अलावा देखो आपको एक कंचनजंगा मिलेगी। ठीक है, एक नंगा पर्वत, ये 2-3 चोटियां आपको मिलेंगी। एक काराकोरम में जो K2 है। ठीक है, 2-3 चोटियां आपने ध्यान रखनी है। एक अरुणाचल प्रदेश में है, एक दो। तो भारत की प्रमुख चोटियां। ठीक है, ये तीसरा टॉपिक हो गया आपका। और चौथा देखो कबीरदास जी के बारे में पूरा आपको, कबीरदास, ठीक है, सूरदास और मीराबाई, क्योंकि इनकी रचनाएं बहुत कम है इसलिए आपको इनको पढ़ना आपके लिए आसान है। जब रचनाएं ज्यादा होंगी तो उस दिन हम एक ही पढ़ेंगे, एक ही कवि या एक ही लेखक लेंगे, लेकिन इनकी रचनाएं बहुत कम है, तो इसलिए आप तीनों को एक दिन में कवर कर सकते हैं। वैसे भी आपके पास केवल 40 दिन का समय है, तो इन 40 दिनों में यदि आपको कवर करना है पूरा सिलेबस, तो कहीं ना कहीं आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा अपना समय। ठीक है, तो अतिरिक्त देने के लिए आपको कबीरदास जी, सूरदास जी और मीराबाई, इन तीनों के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, यदि आपको ये टॉपिक नहीं मिल रहा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको इनके बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, सारी डिटेल, जितना महत्वपूर्ण टॉपिक है पूरा मिल जाएगा। तो मेरे द्वारा सारी क्लासें पहले करवाई गई हैं। ठीक है, तो आप उत्तराखंड परीक्षावाणी वहां से देख सकते हैं, उत्तराखंड का इतिहास वहां से देख सकते हैं, उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व वहां से देख सकते हैं, और साथ ही जो कवि परिचय है ये देख सकते हैं। ठीक है, लेखकों के बारे में देख सकते हैं, और उत्तराखंड जिला दर्शन, जो कि अति महत्वपूर्ण सीरीज होगी आपके लिए। यदि आपने उत्तराखंड जिला दर्शन पढ़ लिया जो मैंने करवाया है, तो आपकी उत्तराखंड परीक्षावाणी को पढ़ने की और उत्तराखंड को समझने की प्रवृत्ति ही बदल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इन चीजों को आप वहां से देख भी सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क हो गया, ये आपने कल को तैयार करके रखना है। ठीक है, और साथ ही अपनी राय जरूर दीजिएगा, जो मैंने लाइव क्लास के लिए बोला था आपको, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आप सीधा आंसर देंगे। ठीक है, तो इस पर आप लोग राय अपनी जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।